क्षेत्र में चर्चाएं चलती हैं कि अगर कोई मामला रजनी मैम के पास गया तो जाहिर सी बात है वो समझा बुझा के पूरे परिवार को और यहाँ तक कि अपने दफ्तर में ही इस तरीके से फूल मालाओं से स्वागत करा के वो घर भेज देती हैं। अब बात ये आती है कि रजनी के पिताजी तो पहले से ही पुलिस लाइन में थे तो उन्हें आइडिया है, लेकिन चंबल की क्षेत्र की बात करें जो पूरे ज़िले पड़ते हैं, भिंड, मुरैना, यहाँ तक कि दतिया का क्षेत्र, उस साइड का उरई, यहाँ की महिलाओं के लिए बाहर निकलने को लेके या समाज में कई नियम हैं। और आप तो स्कूल तक पहुँच गई, आपने देखा कि और लड़कियाँ जो हैं आपके साथ की वो किस हद तक शिक्षा से जुड़ पाई हैं, जैसे जिस मुकाम पे आप पहुँची वो लोग पहुँच। कई बार क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि काउंसलिंग चल रही है, आप सोच रहे हैं कि वो परिवार टूटे ना, वो जुड़ जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी को लगा है कि नहीं मैम तो अपना अलग तरीके से दबाव बना रही हैं राजीनामा का, ऐसा कभी किसी ने? पहले आपका नाम सुर्खियों में एक विवाह को रुकवाने को लेके आया था, आपके पास आपके शीर्ष अधिकारियों से जानकारी दी गई है कागज़ पत्र के द्वारा और कहा गया कि इस शादी को रुकवाएं, शायद वो नाबालिग किसी लड़की की शादी का मामला, क्या थी वो का कहानी? एक आपका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करता है, आप किसी बुजुर्ग महिला से अपनी गाड़ी रोक के काफ़ी चर्चा की, पहली बार आपने चर्चा की, फिर बाद में उस वीडियो में जानकारी मिलती है कि आपने एक साड़ी उपहार के तौर में दी। तो मतलब कहाँ आप जा रही थी उस समय जब आपको लगा कि सड़क पे बैठे हुए हैं इन लोगों से हमें चर्चा करनी चाहिए? कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो कि कोई बच्चे को मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुआ हो और उसने कुछ अलग किया हो? अब मैम अगर बात आ रही है यूथ की, तो यूथ के लिए एक जो सबसे बड़ी जो आज की समस्या है टीन एजर्स के लिए है, आप तक भी आती होंगी, टीन एज लगते ही कई गलतियां वो कर रहे हैं, ठीक है। अब कई ऐसी गलतियां होती हैं कि माँ बाप ही अपना समझा बुझा के, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जो थाने तक आ जाते हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं अगर अपने झांसी की बात करूँ तो 2-4 केस ऐसे ना होते हैं। इनके लिए कुछ ऐसा आपका ऐसा कुछ कठोर बिल्कुल संदेश हो कि शायद सबकी तो नहीं कह सकते, शायद कुछ लोग सुन के उनका मतलब माइंड इस तरीके से डाइवर्ट हो कि वो अपने सही ट्रैक पे आ जाए। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। बगल में खड़ी आप जिस शख्सियत को देख रहे हैं, फ़िलहाल अगर निवाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन निवाड़ी से अगर हम बाहर की बात करें तो कोई इन्हें लेडी सिंघम के नाम से जानता है, कोई पुलिस वाली शेरनी के नाम से जानता है। ये सोशल मीडिया ने आपको नाम दिए ना? हाँ, सोशल मीडिया ने नाम दिए। क्योंकि जब हमारी टीम हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो जब कमेंट हम लोग चेक करते हैं जो आपकी रील्स जो होती हैं तो उसमें अधिकतर यही था, निवाड़ी की शेरनी, पुलिस शेरनी, लेडी सिंघम। तो आपको इसकी जानकारी है? हाँ, एक नया नाम और एक कोई चैनल था दिल्ली का, उन्होंने दिया भोकाल लेडी सिंघम, भोकाल सिंघम कुछ दिया था। अब चर्चा कई पड़ाव में होगी और हम शुरू करते हैं भिंड से, लाहौर से, जो आपकी जन्म स्थली है। कहाँ से वहाँ शिक्षा हुई, किस स्कूल से? जी, एक्चुअली मेरी जन्म स्थली तो भिंड में है, पर मेरे पिताजी लाहौर में पोस्टेड रहे हैं। ये वो भी पुलिस में ही हैं, अभी वर्तमान में प्रधान आरक्षक के पद पर भिंड ज़िले में पदस्थ हैं। मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो लाहौर से ही हुई, गवर्नमेंट जो स्कूल था प्राथमिक शाला उससे हुई थी। और उसके बाद कक्षा 5 तक मैं वहाँ पढ़ी थी, फिर कुछ समय के लिए मैं रायपुर चली गई थी पढ़ने के लिए, और फिर 11th में वापस आके फिर वहीं से फिर कंटिन्यू किया। आपका चंबल का क्षेत्र पूरा बीहड़, मैंने भी पिछले इलेक्शन में घूमा था। अब बात ये आती है कि रजनी के पिताजी तो पहले से ही पुलिस लाइन में थे तो उन्हें आइडिया है, लेकिन चंबल की क्षेत्र की बात करें जो पूरे ज़िले पड़ते हैं, भिंड, मुरैना, यहाँ तक कि दतिया का क्षेत्र, उस साइड का उरई, यहाँ की महिलाओं के लिए बाहर निकलने को लेके या समाज में कई नियम हैं। और आप तो स्कूल तक पहुँच गई, आपने देखा कि और लड़कियाँ जो हैं आपके साथ की वो किस हद तक शिक्षा से जुड़ पाई हैं, जैसे जिस मुकाम पे आप पहुँची वो लोग पहुँच पाए।
जी, एक्चुअली जो आप कह रहे हैं उससे मैं कहीं न कहीं सहमत हूँ। वहाँ पर महिलाओं को लेके थोड़ा-सा अभी है कि बच्चियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजना है। जितनी पढ़ाई आपके लोकल प्लेस पर है उतनी कर लो, उसके बाद हम शादी कर देते हैं, इस टाइप से है वहाँ पर। और मुझे बाहर तक पढ़ाने और भेजने के लिए मेरे मम्मी का विशेष सहयोग रहा है। पिताजी तो कहते थे नहीं नहीं 12th के बाद अब इसकी शादी कर देंगे करके। मम्मी बोलती थी नहीं मैं शादी तो नहीं होने दूंगी, वो पढ़ना चाहती है तो मैं पहले उसकी पूरी पढ़ाई कराऊंगी, उसी के बाद शादी करने दूंगी। तो विशेष तौर पर मम्मी का सहयोग रहा है मेरी पढ़ाई के लिए। वो हाउसवाइफ है। कब प्रेशर बनने लगा था कि भाई अब हो गया, 12th के बाद ही? हाँ, वहाँ पर जनरली ऐसा होता ही है कि 12th के बच्ची लोकल जो एजुकेशन है वो 12th तक वहाँ मिल रही थी। तो बोले अब एजुकेशन हो गई है तो अब लड़का ढूंढते हैं। चूँकि मैं घर में बड़ी बेटी थी तो बोले अब जब इसकी शादी करेंगे तो और भी बहनें, जॉइंट फैमिली है तो उनकी भी शादियाँ करनी है। फिर मम्मी ने बोला नहीं मेरी बेटी पढ़ने में इतनी होशियार है, मैं तो नहीं करने दूँगी शादी। जिसको करना है चाचा जी को, ताऊ जी को, अपनी बेटियों की, वो लोग फ्री हैं। मुझे कोई इशू नहीं है कि छोटी बेटी की पहले शादी हो गई करके। जी। फिर इसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया? जी। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन लाहौर के पास ही एक मेहोना करके तहसील है, वहाँ पर बालाजी कॉलेज के नाम से कॉलेज फेमस है, वहाँ से ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कहीं बाहर गई होंगी? हाँ, मैं ग्वालियर आई थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मैं मैंने करियर लॉन्चर से, उस समय MBA बड़ा नया चला था, ट्रेंड चल रहा था। हाँ, उस समय ट्रेंड चल रहा था तो मैंने उसकी तैयारी करी, मैट की। मेरा सिलेक्शन भी हो गया और मुझे दिल्ली में कॉलेज भी मिल गया था। कोई अब मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पर चूंकि वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था और हम लोग नॉर्मल फैमिली से थे तो मुझे लगा कि मुझे वो सब नहीं ज्वाइन करना चाहिए, मुझे दोबारा से ट्राई करना चाहिए। तो फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के वापस से गवर्नमेंट सेक्टर के लिए तैयारी की और 3-4 महीने में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। तो कितने एग्ज़ाम दिए होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में? जैसे सिर्फ पुलिस लाइन में ही दिए हैं कि किसी दूसरे सेक्टर? नहीं, एक्चुअली मैंने अब 4 एग्ज़ाम दिए थे टोटल, जो मुझे अभी याद हैं। 2 एग्ज़ाम MPPSC के दिए थे, जिसमें से एक एग्ज़ाम में मैं 4 नंबर से रह गई थी प्री में और दूसरे एग्ज़ाम में शायद 2 नंबर से। और उसके बाद मैंने नारकोटिक्स SI का एग्ज़ाम दिया था जो अपना ऑल इंडिया लेवल का होता है। उस एग्ज़ाम में मेरे को वेटिंग मिला था और उसी के बाद मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया था, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। तो ज्वाइनिंग को कितना समय हो गया अभी फ़िलहाल? मैंने वर्ष 2012 में ज्वाइन किया था, 12-13 साल हो गए। ज्वाइनिंग कहाँ थी? शिवपुरी। शिवपुरी, हाँ। मतलब जो भी आपको जगह मिली है वो भिंड के आसपास, ज़्यादा कोई दूरी नहीं हुई? नहीं, शिवपुरी के बाद मैं भोपाल पोस्टेड रही हूँ। लंबा हो गया। हाँ, भोपाल में मेरी पोस्टिंग 5 साल रही, फिर मेरा प्रमोशन हुआ, फिर यहाँ निवाड़ी ट्रांसफ़र पे आई। आपने इतनी जगह हमें बता दी अपनी पोस्टिंग की, लेकिन अब माइंड में ये जो एक इतना बड़ा जो प्रश्न बन रहा है कि जो माहौल आपने यहाँ क्रिएट करके रखा है ये सभी जगह है? मतलब नहीं, पहले तो मैं एकदम साइलेंट थी, काम तो तब भी करती थी, पर पहले मैं अपने काम को लोगों को बताती या दिखाती नहीं थी। जब से मैं निवाड़ी आई तो कुछ मेरे मिलने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो भी काम करते हो अगर आप उसको सोशल मीडिया पर अपडेट करेंगे तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो आपसे इंस्पायर होंगे कि हम भी पढ़ के ऐसा बनेंगे, तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। प्लस आपके काम को देख के कई लोग उससे इंस्पायर्ड होके वैसा काम करें, जो पुलिस में भी हैं। तो हो सकता है अगर आप वीडियो डालें उसको 10 लोग देख रहे हैं तो 1-2 लोग वैसे फॉलो करने की आपको कोशिश करें। तो फिर मैंने यहीं पर अपना ट्विटर अकाउंट भी यहीं चालू किया। इंस्टा अकाउंट तो लास्ट ईयर जून में ही, मई जून में ही चालू किया था मैंने। बहुत जल्दी ग्रो कर गया। हाँ, और सेम एज फेसबुक पेज, मेरा फेसबुक का जो पर्सनल अकाउंट है वो तो पुराना है पर वो लॉक्ड था। फिर मैंने पेज, इंस्टा अकाउंट और वो सब सेम टाइम पर ही रन करना अलग अलग चालू किए। तो अभी तो सभी जगह काफ़ी फॉलोअर्स हैं मेरे, लगभग। आपको यहाँ जिम्मेदारी मिली है महिला थाने की। अब महिला थाने की मिली है तो जाहिर सी बात है घरेलू विवाद आते होंगे। आप विश्वास किस में रखती हैं, कार्रवाई करने में या उन परिवारों को या उन लोगों को बुला के उनको समझा बुझा के उनका जो भी उनका विवाद है वो शांत कराने? मैं जो विश्वास रखती हूँ वो विश्वास मेरा ये रहता है कि मैं पहले परिवारों को
जोड़ने के लिए प्रयास करती हूँ। पहले उनकी काउंसलिंग करती हूँ और मेरा लास्ट तक यही प्रयास होता है कि काउंसलिंग में चीज़ें अच्छी हो जाएं। जब अच्छी नहीं होती हैं तो फिर फाइनली अगर फरियादी चाहता है एफआईआर के लिए तो फिर वो कर देते हैं। नहीं, कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे आपने बताया कि काउंसलिंग चल रही है, आप सोच रहे हैं कि वो परिवार टूटे ना, वो जुड़ जाए, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि किसी को लगा है कि नहीं मैम तो अपना अलग तरीके से दबाव बना रही हैं राजीनामा का, ऐसा कभी किसी ने? मैं कभी किसी पे राजीनामा का दबाव नहीं बनाती। मेरा काम वो होता है, मैं दोनों पक्षों को बुलाती हूँ, आमने सामने उनसे बात करते हैं, फिर जो उनकी जो बेसिक समस्याएं होती हैं उनको अपन एनालिसिस करते हैं, उसके बाद दोनों को समझाते हैं। अगर उसके बाद दोनों लोग तैयार होते हैं कि नहीं सर हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं, भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, तभी मैं उनको घर भेजती हूँ। मैं कभी किसी पे दबाव नहीं बनाती। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एक काउंसलिंग में चीज़ें मैंने शॉर्ट आउट नहीं कर पाई तो मे बी नेक्स्ट डेट लगा दूँ। मुझे अगर लगता है कि नहीं यार ये मतलब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी बट इट विल टेक टाइम, तो फिर मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। तो दोनों को बोलती हूँ कि जो मैंने बोला है उसको विचार करो, उसके बारे में सोचो आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे। मैं आपके भविष्य के लिए ही बात कर रही हूँ, कोई मेरा उसमें व्यक्तिगत लाभ तो है नहीं कि अगर आपका परिवार बनेगा तो उससे लाभ मुझे मिलेगा, लाभ तो उनको ही मिलेगा। तो फिर चीज़ें ईश्वर की दया से ठीक हो ही जाती हैं। क्षेत्र में चर्चाएं चलती हैं कि अगर कोई मामला रजनी मैम के पास गया तो जाहिर सी बात है वो समझा बुझा के पूरे परिवार को, और यहाँ तक कि अपने दफ्तर में ही इस तरीके से फूल मालाओं से स्वागत करा के वो घर भेज देती हैं। हाँ, ये तो बात सही है। ये मैंने ही चालू किया है। मध्य प्रदेश पुलिस में मतलब ऐसा ट्रेंड नहीं था। मैंने ये ट्रेंड चालू किया है कि अगर जिन परिवारों का मुझे लगता है कि 100% अब साथ में ही रहेंगे, हर किसी के लिए नहीं करती हूँ। अगर मुझे डाउट होता है कि दोबारा थाने आ सकते हैं, इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उनके लिए नहीं करती हूँ। जिनके लिए मुझे लगता है कि 100% नहीं, अब इनका शॉर्ट आउट हो गया पूरा, इनके दिमाग में जो भी परेशानियाँ थी वो मैंने शॉर्ट आउट कर दी, तो उनके लिए फिर फूल माला और मिठाई बुला के जयमाला का एक छोटा सा प्रोग्राम कराती हूँ। उसका उद्देश्य ये है कि उनके मन में अपने रिश्ते को लेके एक नया उत्साह हो। मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप लोग पुरानी चीज़ों को भूल जाइए, जो पास्ट में हुआ उसको अपन ठीक नहीं कर सकते हैं या बदल नहीं सकते हैं, पर जो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर है उसको हम अच्छा कर सकते हैं। तो उनके मन में एक नई एनर्जी होती है कि हमारी दोबारा शादी हो, हमें इसको कैरी ऑन करना है, इस तरीके के भाव लोगों के मन में क्रिएट होते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। और मेरे इस ट्रेंड को अभी इस समय मध्य प्रदेश के कई महिला थानों ने अपना भी रहे हैं। वहाँ के थाना प्रभारी होशंगाबाद में और भिंड में, मुरैना में और टीकमगढ़ में कई जानकारी आपको मिल गई? हाँ, वो उनके भी न्यूज़ेस आते हैं ना, तो मैंने देखा है वो लोग भी फूल माला वाला। क्रेडिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं, क्रेडिट मुझे क्यों मिलेगा? क्रेडिट जो काम कर रहा है उनको ही मिलेगा ना। नहीं कि ये भाई मैंने रजनी मैम को देखा, वो ऐसा करती थी, वो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये काम से। नहीं, ऐसा मेरा किसी से बात नहीं हुई, पर मैंने सोशल मीडिया पर ही चीज़ें देखी, न्यूज़ में देखी, किसी पीआरओ के पेज पर देखी, तो मुझे पता चला कि वहाँ पर भी वो लोग फॉलो अप ले रहे हैं। पर उस स्तर पर नहीं करते, हमारा थोड़ा अलग रहता है। मतलब कनेक्ट होके करते हैं। एक होता है काम को करना, एक होता है काम को कनेक्ट होके करना। तो हम काम को कनेक्ट होके करते हैं। आप अगर जो वीडियोस पड़े हुए हैं कुछ मेरे पेज पर, इंस्टा पर और एफबी पे, तो आप देखोगे उसमें हमारा स्टाफ भी बहुत खुश दिखेगा आपको कि अरे हमने एक परिवार को बना दिया। एक अलग सी स्माइल सबके चेहरे पर चमक दिखेगी आपको। कुछ समय पहले आपका नाम सुर्खियों में एक विवाह को रुकवाने को लेके आया था आपके पास, आपके शीर्ष अधिकारियों से जानकारी दी गई है कागज़ पत्र के द्वारा, और कहा गया कि इस शादी को रुकवाएं। शायद वो नाबालिग किसी लड़की की शादी का मामला, क्या थी वो का कहानी? एक्चुअली मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि निबाड़ी लोकल में एक जगह पर बच्ची की नाबालिग बच्ची जो 15 साल की थी, उसकी शादी कर रहे हैं। तो मैंने उसको इनिशिएटिव लेके मेरे स्टाफ के हमरा जाके लड़के वालों को इधर यूपी में कहीं के थे, मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी जगह का, तो उनको बुलवाया, लड़की वालों को बुलवाया, दोनों पक्षों को समझाया। पहले थाने पे समझाया, फिर लड़की वालों के वो हार पे जाके, वो वहीं रहते थे, घर गई तो वहाँ कोई मिला नहीं, तो वहाँ पर फिर उनके दादा दादी और भी लोग थे, उनसे सबसे मैंने बात की तो उनको समझ में आया कि बाल विवाह के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस बच्ची के जीवन में
हो सकते हैं। बाल विवाह इज़ मतलब एक जस्ट अ सिंपल थिंग, बट उसके बाद बच्ची के जीवन में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, उसकी शारीरिक परिस्थिति, मानसिक परिस्थिति, और भी चीज़ें घर परिवार में उनके सबके बारे में समझाए तो उनको समझ में आए कि नहीं सर, हम गलती कर रहे थे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर वो रुक गया था। आपको लगता है कि बुंदेलखंड इस मामले में नंबर 1 पे आता है? कुछ ज़िले अगर मध्य प्रदेश के ले लें, कुछ उत्तर प्रदेश के ले लें, तो बाल विवाह में अभी भी मतलब कई जगह चोरी छुपे हो रहा है। आप किस तरीके से देखती हैं कि कैसे और हमें एक्टिव होके काम करना चाहिए? देखिए, मुझे सूचना मिलेगी या मिलती है तो मैं कभी चीज़ों को अवॉइड करने का प्रयास नहीं करती हूँ। थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगेगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा मुझे, इट्स ओके, बट अगर मुझे सूचना मिलेगी तो मैं वहाँ जाऊँगी और उसके लिए बात भी करूँगी। अब जिस चीज़ की सूचना अपन तक पहुँच भी नहीं पा रही तो उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिर भी मैं लोगों से कहती हूँ, अगर किसी अड़ोसी पड़ोसी को या किसी के दोस्त रिश्तेदारों को बाल विवाह की सूचना मिलती है तो आप ये सोच के पुलिस को सूचित करें कि वो बच्ची आपकी है। अगर उसके साथ कुछ भविष्य में दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में गिल्टी फील करेंगे कि अगर हम उस समय पुलिस को बता देते तो चीज़ें आज ऐसी नहीं होती जैसी हैं। तो मैं सबसे ये अपील करूँगी कि अगर आप लोगों को कहीं भी पता चलता है कि बाल विवाह हो रहा है तो कृपया करके पुलिस को सूचित करें, प्रशासन को सूचित करें, वीमन हेल्पलाइन नंबर पर सूचित करें, लोकल थाने में सूचित करें। अगर निवाड़ी ज़िले की बात है तो मेरे पास बेझिझक आके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यूपी तो मेरा वर्किंग क्षेत्र नहीं है। निवाड़ी में तो मैं इवन अगर एमपी के किसी ज़िले की भी बात है तो मैं वहाँ कोऑर्डिनेट करके वहाँ के थाना प्रभारी से महिला थाना प्रभारी को इन्फॉर्म कर सकती हूँ, अगर उनको वहाँ जाने में डर लग रहा है तो इतना मैं कर सकती हूँ। एक आपका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करता है। आप किसी बुजुर्ग महिला से अपनी गाड़ी रोक के काफ़ी चर्चा की। पहली बार आपने चर्चा की, फिर बाद में उस वीडियो में जानकारी मिलती है कि आपने एक साड़ी उपहार के तौर में दी। तो मतलब कहाँ आप जा रही थी उस समय जब आपको लगा कि जो सड़क पे बैठे हुए हैं इन लोगों से हमें चर्चा करनी चाहिए, जो कुछ सामान बेच रहे थे वो लोग? आप मतलब मैं समझ सकती हूँ, आप एकदम मुझे मेरे पूरे सोशल मीडिया अकाउंट को रीड करके आए हैं बहुत तरीके से। देखो, चर्चा करनी होती है तो रिसर्च तो ज़रूरी है। अब क्या है कि कुछ सोशल मीडिया से मिला, कुछ मीडिया से मिला, लेकिन जितना मिल पाया तो उन्हीं से ये क्वेश्चंस। जी, तो वो मैं बीजौर सेंदरी साइड जब जाती हूँ तो अम्मा और दादाजी दोनों ही वहाँ बैठे हुए रहते। मैं कई बार उससे पहले भी मतलब वहाँ से निकली, तब मैंने उनसे बात नहीं की। पर एक दिन मैं ऐसी मैं गई, मैंने गाड़ी रुकवाई तो मैंने बात करना चालू करी तो अम्मा दादाजी को डुकरा डुकरा बोल रही थी, यहाँ पे डुकरा बोलते हैं। मैंने अकाउंट पेज पे लिखा, मेरा वीडियो में वॉइस आ रहा है डुकरा, ये डुकरा। तो कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि आप इतनी बड़ी अधिकारी हैं, डुकरा बोल रही। बट वो मेरे फेस से नहीं बोल रही थी, मैं अम्मा के फेस से बोल रही थी। मैंने उनसे बात करी तो वो मतलब मुझसे कनेक्ट हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो बात कंटिन्यू होती रही। अब ऐसा है, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं आते समय या जाते समय पहले उनके पास रुकती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तब आती हूँ। वो दादाजी भी, उनको बड़ा अच्छा सा फील हुआ कि मतलब मैंने उनसे अम्मा से बात करी थी। उनको सुनाई भी कम देता है अम्मा को। आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा तेज पिच में बात कर रही हूँ क्योंकि उनको सुनाई कम देता है। तो दादाजी मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि इनसे पूछो तुम्हारे पति का क्या नाम है, इशारा करके, क्योंकि वो जनरली क्या होता है नाम नहीं लेते। प्लस पुराने जो अपने भी बाबा दादी लोग वो आपस में कहाँ ही कन्वर्सेशन करते हैं, उतनी काम की बात कर ली और बस हो गया। अपने मम्मी पापा लोगों के साथ भी वही है, सामने तो कुछ ज़्यादा ही शर्म आती है। हाँ, तो वो दादाजी को ये लग रहा था कि उनकी बात मैं उनसे कर रही हूँ। अभी जो लास्ट वीडियो जिसमें वो अम्मा नाम बता रही हैं दादाजी का, उसमें भी आप पीछे से अगर ध्यान से सुनोगे तो मुझे प्रोवोक कर रहे हैं कि पूछो क्या नाम है, डुकरा का क्या नाम है। तो फिर मैं उनसे पूछ रही थी। साड़ी का मेरा ऐसे ही मन हुआ, मुझे अंदर से कुछ फीलिंग वाइब्स आई तो फिर मैं लेके आ गई। अब वो अभी नेक्स्ट टाइम भी मैंने कुछ सोचा हुआ है, अगर मैं कर पाऊँगी तो वो भी करूँगी ज़रूर उनके लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सोशल मीडिया पे हर प्रशासनिक हमला, ये तो नहीं कह सकते हर, लेकिन अधिकतर ये समझ लीजिए कि सिविल सेवा में जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग होती है पर्सनल कैमरामैन लेके चलने लगते हैं, या यूँ कहें कि कई लोग अपने साथ वाले लोगों से ही अपना वीडियो बनवाने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी भी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग हो, अच्छा ग्रोथ हो सोशल मीडिया पे।
अब क्या है कि कुछ जो इसमें सीनियर अधिकारी हैं उन लोगों ने आपत्ति जताई है, कई लोग और दूसरे क्षेत्र से वो भी आपत्ति जता रहे हैं कि आप लोगों का काम है, जिस सेवा में आप लोग गए हैं उस सेवा को करिए। आप क्या ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे जो बच्चे कर रहे हैं वो आप सब कर रहे हैं, क्या मतलब दिखाना चाह रहे हैं सोसाइटी को, आप किस तरीके से देखिए, दो चीज़ें होती हैं। वीडियो बनाना या वीडियो अपलोड करना एक अलग फेज़ है, जो मेरा काम है उसको करना एक अलग फेज़ है। अगर मैं मेरे काम को 100% अच्छे तरीके से कर रही हूँ, फिर मैं वो काम अगर आप लोगों तक पहुँचा रही, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी बुराई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वीडियो बनाने का फ़र्क होता है। मैं वर्दी में हूँ तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इस वर्दी की गरिमा का ध्यान रखूं। मैं जिस पद पर हूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस तो अपलोड करूं, पर चाहे वो सिविल के हों चाहे वर्दी के हो, पर उसमें जो मेरे पद की और इस वर्दी की गरिमा है उसको मुझे ध्यान में रखना चाहिए। और मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान भी रखती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि ऐसा कोई भी कंटेंट या वीडियो या गाना अपने वीडियोस पे ना लगाऊं जो थोड़ा सा भी मतलब अच्छा सा अनसोशल ना, हाँ, अनसोशल ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे देखते हैं। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लगाऊंगी या करूंगी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ वो बच्चों को भी तो इफ़ेक्ट करेगी। मैं काम किस लिए कर रही हूँ कि मुझसे बच्चे इंस्पायर हों, अच्छी चीज़ें सीखें, ना कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि वो चीज़ें गलत तरीके से जाएं। अब कोई SDM है या कोई SDOP या कोई TI है, कोई आरक्षक है, अब वर्दी में हम डांस कर रहे हैं, वर्दी में लिपसिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है वो गलत है। अगर मैं भी करूँगी तो मेरे लिए भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पर अगर मेरे वीडियोस में कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है जो नेगेटिव जाए, तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कि उसको क्रिटिसाइज़ करने जैसी बात नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आप किसी भी वीडियो को या कंटेंट को देखकर आप नेगेटिव भावना के साथ उसको देख रहे हैं, तो आपको उस वीडियो में सारी नेगेटिविटी नज़र आएगी। अगर आप उस वीडियो कंटेंट को पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हैं तो आपको उसमें पॉजिटिविटी नज़र आएगी। बहुत सिंपल सी चीज़ है, पुरानी रामायण में लिखा हुआ है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिंपल सी बात है और ये करना चाहिए। मैं इसको गलत नहीं मानती हूँ कि हम सोशल मीडिया पर एक्टिव, अगर मैं मेरे काम को प्रभावित करके एक्टिव हूँ तो मैं मेरे काम के साथ गलत कर रही हूँ, मेरे पद के साथ गलत कर रही हूँ, मेरी सर्विस के साथ गलत कर रही हूँ। पर आप अगर मेरे काम के बारे में या मेरे थाने पर जाएंगे, पेंडेंसी देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को मुझसे नाराज़गी होगी कि मैम आप वीडियो क्यों ही बनाती हैं। वो वीडियो बनाने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है। कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि मैडम को इंस्टा से कुछ अर्निंग हो रही है, तो आज मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, मुझे कोई अर्निंग नहीं होती और ना ही मैं इसलिए बनाती हूँ। मेरे केवल दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचें। लोगों के मन में जो पुलिस के प्रति निगेटिविटी कि पुलिस तो हमेशा हार्ड होती है, पुलिस किसी से अच्छे से बात नहीं करती है, पुलिस किसी से इंटरेक्ट नहीं होती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है मेरे साथ में ये वाली चीज़ नहीं है। मेरे साथ जस्ट उल्टा है। कोई भी बच्चा आके आ जाता है, बोले मैम मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है, मैम आपसे मुझे 2 मिनट बात करनी है, मतलब मैं उनसे इंटरेक्ट हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल मीडिया का ही तो हाथ है ना। क्योंकि मैं निवाड़ी के एक स्कूल कॉलेज में जा सकती हूँ, पर अगर पूरे निवाड़ी ज़िले का कोई भी बच्चा आके मुझसे इंटरेक्ट हो रहा है, इवन तो आपके यूपी के कई सारे बच्चे आते हैं मेरे पास। अभी एक बच्चा आया था, मैंने वीडियो डाला था, वो गुरसराय का था। मैं आज तक कभी गुरसराय गई नहीं, केवल नाम सुना है, पर वो बच्चा मुझसे कनेक्ट है, 12th में पढ़ता है, मेरे पास आया, 2 और छोटे छोटे बच्चों को लेके आया। तो मैंने उनसे बात करी, उनको समझाया कि भाई आपको भी कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो वो फेज़ है, जैसा हम सोचेंगे वैसा फेज़ है। बच्चे जब मेरा लाइफस्टाइल देखते तो उनको लगता है जब मैम ऐसा कर सकती है, एक सामान्य परिवार से होके अपने आप को इतना स्टेबल कर सकती, इतना मतलब चीज़ों को आगे ले जा सकती हैं, भिंड जैसी जगह से जहाँ पर बच्चियों को बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था, वहाँ से आके, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते।
बहुत सारे कोचिंग के मेरे पास अभी मैं आपको अगर मेरा अकाउंट का मैसेज बॉक्स खोल के दिखाऊंगी, मैम मुझे आपकी तरह बनना है, मैम हम चाहते हैं कि हम आपके जैसे बने, हम आपसे इंस्पायर होते हैं। हाँ एग्जैक्टली यही कमेंट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, और वो कनेक्टिविटी उनके फ्यूचर के लिए हो सकता है कहीं अच्छी साबित हो जाए। कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो कि कोई बच्चे को मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हुआ हो और उसने कुछ अलग किया हो? सारे बच्चे आते हैं वो अलग अलग चीज़ें करते हैं। कई जो बच्चे पेंटिंग कर लेते हैं, तो मुझे 5-6 पेंटिंग्स बच्चों ने आके गिफ्ट करी हैं। एक बच्ची है मुस्कान नाम की, यही निवाड़ी में है। आज ही मैंने उसका पोस्ट मतलब दोबारा से रीशेयर किया था, बहुत पुराना पोस्ट था, मैं आपको दिखाती भी हूँ। तो वो बच्ची तो ऐसी है कि आके सीधे मेरे गले लगती है, मतलब उसको कुछ नहीं दिखता है। टीआई मैडम है, थाने पे बैठी हैं, क्या है ये देखो, ये बच्ची है, ये सीधा आके, इसका केवल एक काम है, ये देखो अभी सीधा मेरे गले लग जाएगी। ये देखो, तो ये मुझसे बहुत कनेक्ट है। कभी हम मिले नहीं, कभी देखा नहीं, इसने कहीं वीडियो में ही मुझे देखा होगा। फिर एक दिन ये ना अपने गांव से निवाड़ी आ रही थी, यहाँ पढ़ती है निवाड़ी में, तो मैं कहीं इलाके से आ रही थी, तो मैंने इसको अकेले जाते हुए देखा। मेरी एक जनरली आदत है कि अगर मुझे लगता है कि कोई धूप में जा रहा है, पैदल जा रहा है, लंबा रास्ता है, तो मैं खुद से ही गाड़ी रोक के एक बारी पूछ लेती हूँ, चाहे वो स्टाफ हो चाहे पब्लिक का हो, कि आपको चलना है क्या, जहाँ तक मैं जा रही हूँ छोड़ दूँगी। तो मैंने इस बच्ची को ऐसी गाड़ी रोकी, मैंने कहा बेटा कहाँ जा रही हो? तो बोले मैं मेन रोड तक जा रही हूँ। मैंने कहा मैं निवाड़ी जा रही हूँ, अगर आपको चलना है तो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो मैंने उसको बिठा लिया, मैं आगे सीट पे थी, पीछे मेरे स्टाफ के साथ। फिर उसने मुझे बड़े गौर से देखा, तो मेरे स्टाफ से पूछा ये वही वाली मैडम है ना जिनको हम इंस्टा पे देखते? तो बोले हाँ। फिर वो वीडियो नहीं है मेरे पास, मैं आपको वो एक्सप्रेशन नहीं बता सकती हूँ। वो इतनी इमोशनल हो गई, उसने मुझे पीछे से यूँ पकड़ के और किस करना चालू कर दिया गाल पे, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, और इस टाइप से। सेम एज आपके झांसी में मेडिकल कॉलेज में एक लेडी हैं, वो भी मुझे फेसबुक पर इस पे इंस्टा पे ही फॉलो करती थी। उन्होंने मुझसे इंस्टा पे कम्युनिकेट किया, मुझसे बहुत इंसिस्ट किया कि आप जब भी झांसी आएँ तो एक बार मुझे कॉल मैसेज डाल देना। नंबर मैं शेयर करती नहीं हूँ जनरली, तो मैंने मैसेज डाल दिया, चूँकि वो बार बार बोल रही थी चीज़ों को। तो मैं सदर में गई थी किसी काम से, मैं खड़ी हुई थी, जस्ट गाड़ी से उतरी, शी वाज वेटिंग फॉर मी पहले से ही। तो और मैं गई हूँ, वो भी वीडियो मैंने डाला है, ओरिजिनल वॉइस में ही डाला है वो वीडियो। वो मतलब जैसे अपन किसी जनरली लोगों में हीरोज़ को लेके ट्रेंड होता है, हीरोइन को लेके ट्रेंड होता है, तो एकदम इमोशनल हो जाते हैं। आप अगर वो वीडियो देखेंगे मेरे इंस्टा पे तो आपको समझ में आएगा कि वो इतनी ज़्यादा इमोशनल थी मुझे लेके। वहाँ जितने दुकान के लोग सोचे थे, उनको लगा कि मैडम की या तो रिश्तेदार है या कोई पुरानी सहेली है जो अचानक से टकरा गई। जब वो चली गई तो जिस शॉप पे मैं गई थी, उन्होंने पूछा मैम आपकी रिश्तेदार थी क्या? मैंने कहा नहीं भैया, मैं तो इससे पहली बार मिली हूँ, मैं नहीं जानती कौन है, बस नाम जानती हूँ। तो ऐसे लोग मुझसे कनेक्ट हैं। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट्स। मैम अगर बात आ रही है यूथ की, तो यूथ के लिए एक जो सबसे बड़ी जो आज की समस्या है टीन एजर्स के लिए है, आप तक भी आती होंगी। टीन एज लगते ही कई गलतियां वो कर रहे हैं, ठीक है। कई ऐसी गलतियां होती हैं कि माँ बाप ही अपना समझा बुझा के, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जो थाने तक आ जाते हैं। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मैं अगर अपने झांसी की बात करूँ तो 2-4 केस ऐसे ना होते हों। इनके लिए कुछ ऐसा, आपका ऐसा कुछ कठोर बिल्कुल संदेश हो कि शायद सबकी तो नहीं कह सकते, शायद कुछ लोगों की, कुछ लोग सुन के उनका मतलब माइंड इस तरीके से डाइवर्ट हो कि वो अपने सही ट्रैक पे आ जाए। कठोरता तो मेरे नेचर में कम है, आपने जितना भी मुझे देखा होगा। ये मामले ही ऐसे होते हैं कि इस तरीके में मैं सॉफ्ट तरीके से नहीं, मेरा जो काम करने का स्टाइल है वो कठोरता वाला नहीं है। मेरा काम करने का स्टाइल जो है वो प्यार वाला है। कभी 1-2 साल में मुझे 6 महीने में गुस्सा आता है, पर जब आता है तो वो बहुत ख़तरनाक होता है, उससे मतलब बचना बहुत असंभव सी चीज़ है, आता नहीं है। मैं सबको ये बोलती हूँ, देखो जिन माता पिता ने आपको बड़ा किया, जिन्होंने आपको पाला पोसा, पढ़ाई लिखाई कराई, मेरा तो मानना ये है कि आप
उनसे कनेक्ट रहेंगे, उनके लिए सोचेंगे, तो आप चीज़ों को लेके कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी किया, डिलीट मार दिया, हो गया। तो ये आप स्वयं को, अपने भविष्य को गुमराह कर रहे हो। मम्मी पापा के साथ तो जो हो रहा है वो हो गई, अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आपके माता पिता ने आपके लिए जो भी त्याग किया, आप उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ना तो आप किसी गलत चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, ना आप ये सोचेंगे कि हम मम्मी पापा को मूर्ख बना रहे हैं, ना आप पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होंगे, ना आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होंगे। मेरा सीधा सीधा मैसेज है कि आप अपने मम्मी पापा और अपने परिवार के त्याग को, हम एक पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए। मेरे दिमाग में आज भी सेट है, तब भी थी, आज भी सेट है कि मेरे पिताजी आरक्षक हैं, 3 बच्चे हैं, उनका परिवार है, घर पर दादा दादी, उनके भाई, मेरे चाचा चाची, सभी लोग हैं, मम्मी हैं, और एक आरक्षक की छोटी सी सैलरी में से इतने सारे लोगों को मैनेज करना है। उसमें मैंने क्या देखा कि मेरे पापा अपनी चीज़ों को कटौती करते थे, मम्मी की चीज़ों को कटौती करते थे जो बेसिक नीड्स होती थी, और उसके बाद हमारे लिए चीज़ें करते थे। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा थी, नहीं मुझे इस चीज़ को चेंज करना है। मतलब मेरी माँ जिन चीज़ों के लिए दुखी है या उनको लगता है कि ये चीज़ बाकी सब लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर पाई, मेरे लिए नहीं हुई, तो मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें थी हमेशा से, आज भी हो, जब तक मैं जीवित रहूँगी तब तक रहेंगी। पहले माता पिता के लिए थी, अब मेरे सास ससुर भी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो उनके लिए जब आपके मन में इमोशनल फील रहेगा तो मैं आपको बताऊं, बच्चा कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और बेवकूफ़ आप सोचो डिलीट करके आप उनको बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, केवल आप अपने आप को बना रहे हो। उनका बनी बनाई इज्जत ज़रूर ख़राब होती है जब चीज़ें बाहर आती हैं, निकल के सामने आती हैं। हम अनजान लोगों से बात करते हैं, अपने नंबर शेयर करते हैं। आपने देखा होगा, इवन अगर मेरे से कोई न्यूज़ वाला भी मेरा नंबर मांगता है तो मैं फर्स्ट उसमें तो देती नहीं हूँ। आपने भी कहीं से लिया ही होगा, मेरे से तो मिला नहीं होगा, आई थिंक सो, या कंट्रोल रूम से, या कोई आपने किसी मीडिया वाले से कनेक्ट किया होगा, या जब मैं एश्योर हो जाती हूँ कि नहीं मतलब ये मीडिया ही वाला बंदा है तो मैं भले ही शेयर कर दूँ, मैं किसी को नंबर भी शेयर नहीं करती। जब मैं पुलिस में होके इतना सोच सकती हैं तो जो लोग सिविलियन हैं, जो बच्चे हैं, टीनेज हैं, उनको तो ये सब चीज़ों को बहुत अवॉइड करना चाहिए। मैं बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं, आप मुझे रिप्लाई नहीं करती हो। मैं जानती नहीं आपको, जानती नहीं तो मुझे सोचना पड़ता है मैं रिप्लाई करूँ नहीं करूँ, पर मैं मैसेजेस सबके देखती हूँ। मुझे लगता है कि कोई नीडी है, किसी को कोई काम है तो मैं उससे कनेक्ट भी होती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर काम का प्रेशर, थोड़ा सा चीज़ें भी मुझे सोचना पड़ती हैं, तो इसलिए इंटरेक्शन हमें कम रखना चाहिए सोशल मीडिया से, अनजान लोगों से। वैसे चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन चर्चा को ख़त्म करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि रजनी मैम का सुबह से लेकर शाम तक का टाइम पीरियड जो होता है, मतलब किस तरीके से डिवाइड होता है, क्या होता है पूरी दिन की शेड्यूलिंग? डिवाइड का तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर सो रही हूँ, सोते में 6 बजे कॉल आ जाएगा तो नहा धो के वर्दी लगा के निकलनी है, पर जनरली होता है कि 6-7 बजे अपन उठते हैं। बेटी है मेरी, अभी तो नानी के यहाँ गई हुई है तो नहीं है। साथ यहीं रहती है? हाँ, अभी नहीं है वो। जब भी आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप जो इतना कूल हो के इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल हो नहीं पाएगा। वो आपको यहीं मिलेगी फुदकते हुए कहीं, आप मेरे से बात। एक रील्स जो आपने डाली थी, वो आप कुछ खिलौना लाई थी, उसके लिए वो इसी जगह है? हाँ, करेक्ट, यहीं का वीडियो है वो। तो शेड्यूल ऐसा रहता है, सुबह में बेटी को देखना, जब स्कूल चालू हो जाते तो उसको स्कूल भेजना, टिफ़िन विफ़िन मेरे यहाँ पर मेड हैं, वो मेरे को हेल्प करती हैं, पर उसकी जो बेसिक चीज़ें वो मुझे ही देखनी पड़ती, नहलाना धुलाना। उसके बाद अपना फ्रेशन अप होके पूजा पाठ, और फिर थाने जाना, शाम तक लोगों को सुनना, फील्ड में रहना, फिर वापस आके सुनना। शाम को 7-8 बजे घर आते तो फिर बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाना। कभी कभी खाना कभी कभी बना लेती हूँ, पहले बहुत बनाती थी, अब जब से ये आ गई हैं तो मतलब मुझे लगता नहीं है कि मुझे बनाने की नीड पड़ती, यही बना लेती हैं बहुत स्वादिष्ट खाना। और अभी मैंने एक नया शेड्यूल, सबको कंप्लेन थी मैम आप बहुत मोटी हो रही हैं, बहुत मोटी हो रही हैं, तो मैंने नया चालू ही किया है, 10-15 ही दिन हुए, तो मैंने जिम जाना भी चालू किया। अब देखते हैं कुछ अच्छा रिजल्ट आता है तो। ये तो इवनिंग टाइम का होगा? नहीं, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। तो ऑफिस कितने बजे? 10 बजे शुरू हो जाता है? हाँ।
10 बजे से कुछ फिक्स टाइम होता है कि 2 घंटे में दफ्तर बैठना है, इसके बाद फील्ड पे नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो उनसे इंटरेक्ट होना है। अगर ज़्यादा लोगों के होने के बाद भी अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि फील्ड में जो मैटर है वो वहाँ पर कुछ क्रिटिकल चीज़ है, तो फिर इनको छोड़ के वहाँ जाती हूँ, इनको बोल के आती हूँ कि अभी मैं वापस आ रही हूँ, तब आपसे बात करूँगी। और रात में जब 7-8 बजे आ जाती हूँ, उसके बाद कॉल आता है तो फिर भी जाना पड़ता है। कई बार पता चले घर आए हैं, चेंज किया है, फिर से फ़ोन आ गया कि मैम ऐसी बात होगी, तो वापस से जाना है, पूरी रात गुजर गई। 24 घंटे जॉब करनी। आपने जितने मैंने जो तैयारी की थी, जिस तरीके से जो हमारी रिसर्च सामने आई थी, सारे क्वेश्चन करके वैसे एक एक करके हमने रख लिए हैं। और हालांकि गर्मी जो कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इस चर्चा को यहीं रोकें। और अभी तक आपने जो सारी चर्चाएं सुनी है इंस्पेक्टर रजनी जी से, और दूसरे जो नाम पढ़ते जा रहे हैं, अभी हमें तो 2 ही मिले हैं, एक शेरनी, दूसरा लेडी सिंघम, और समय रहते और कितने नाम मिलते हैं वो अगली चर्चा में दिखाएंगे। जो दूसरी बार जो हम लोग इंटरव्यू एक नए तरीके से शेड्यूल किया गया है वो करेंगे। अब हम विदा लेते हैं और धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे हैं गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।